तो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। यह टॉपिक जो है चर्चित व्यक्तियों से है। ये वे लोग हैं जो पिछले 6 से 8 महीने के दौरान चर्चा में रहे हैं और जिनसे आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल पूछे जाए। आज हम उन्हीं व्यक्तियों की चर्चा करेंगे, अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे थे या हैं, और जिन पे आने वाले एग्जाम्स में अलग अलग डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। तो हम आज उन्हीं व्यक्तियों की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहला नाम है अंजलि भारद्वाज का। यह अंजलि भारद्वाज जो है वो भारतीय समाज सेवी यानी सोशल वर्कर है, भारतीय समाज सेवी है। ये अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि इनको अमेरिका की सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए यह चर्चा में। यह किस तरह का सोशल वर्क करती हैं, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि जब हम इनके बारे में जानते रहेंगे तो हमें चीज़ें याद भी रहेंगी। इनको ये बेसिकली पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पे काम करते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुद्दे पे काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, SNS, सतर्क नागरिक संगठन। इसकी यह संस्थापक है और इसका काम है भारत में सूचना के अधिकार के लिए काम करना। भारत में सूचना के अधिकार के लिए काम करना। यह नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुशासन की एक कड़ी है और सुशासन में नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता अत्यंत जरूरी है। यह आज का जो प्रशासन है वो सुशासन के प्रशासन का ही डिमांड करता है। शासन से मतलब क्या है? हर तरह के काम, चाहे सरकारी काम हो या किसी तरह के जो जनता से नागरिकों के विकास से जुड़ा हुआ, वो नागरिकों के लिए पारदर्शी और जवाबदेही हो, वही है सुशासन। और सुशासन के अंतर्गत सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण, और यह सूचना के अधिकार के लिए ही यह काम करती है। ठीक है, और यह किसके द्वारा? अपने एक स्थापित संस्था के द्वारा काम करती है, जिसका नाम है सतर्क नागरिक। ठीक है, और इसी काम के लिए इनको अमेरिकी प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है। तो इसीलिए यह चर्चा में बनी हुई है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यह जो अंजलि भारद्वाज है, इनको 12 करेजियस, दुनिया के 12 करेजियस लोगों में चुना गया है। 12 करेजियस लोगों में चुना गया है, इसीलिए यह चर्चा में। तो हमें यह याद रखना है कि अंजलि भारद्वाज जो है वो समाज सेवी हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यानी सूचना के अधिकार के लिए काम करती हैं संस्था के द्वारा, जिस संस्था का नाम है सतर्क नागरिक संगठन। ठीक है, अब अगला नाम आता है अस्मिता लेंको का। अस्मिता लेंको का यह एक वन अधिकारी है। अस्मिता लेंको एक वन अधिकारी है, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और यह उड़ीसा में वन अधिकारी हैं। उड़ीसा में वन अधिकारी हैं। इनको अभी एक प्राइज यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। यह
पहली ऐसी वन अधिकारी हैं जिनको यह पुरस्कार, भारतीय वन अधिकारी हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमें यह याद रखना है कि अस्मिता लेंको जो उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी हैं, उनको फरवरी 2021 के महीने में यह पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। ठीक है, यह देश की, अभी जैसे मैंने बताया, यह देश की, ठीक है, महिला वन अधिकारी है। किसी भी देश की यह पहली महिला वन अधिकारी है जिनको यह सम्मान मिला है। और यह कहाँ से आती है, कहाँ पे ये अधिकारी है? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, तो हमको यह याद रखना है। अगला जो बड़ा नाम है वो है नरेंद्र चंचल का। नरेंद्र चंचल का आप लोग इनका नाम कई बार सुने भी होंगे, काफ़ी चर्चा में। यह भजन गायक, यह भजन गायक थे, गायक थे यानी गुजर गए। ठीक है, यह जनवरी 2021 में इनका देहांत हो गया, लेकिन यह गायकी के क्षेत्र में बहुत ही फेमस रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा में। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें देख लेते हैं जिस पे सवाल बन सकता है। तो सीधे सीधे सवाल बन सकता है कि नरेंद्र चंचल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है? तो भजन गायकी आ सकता है या पार्श्व गायकी आ सकता है। तो आपको इस तरह से याद रखना। ठीक है, दूसरा, इनके कुछ फेमस नाम वो जान लेते हैं, कुछ गाने जिसको इन्होंने गाया है। खासतौर से भजन गाते थे तो देवी देवताओं से जुड़ा हुआ ही गाना गाते थे। तो इनके कुछ गाने भी हैं के लिए ये चर्चा में रहे हैं, जैसे तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, जैसे गाने भी इन्हीं के गाए हुए। ठीक है, और गाना था चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस तरह के गाने जो हैं नरेंद्र चंचल के ही गाए हुए हैं। तो इन्होंने फिल्मों में भी गाना गाया है और भजन गायक रहे हैं। इस तरह के बहुत ही फेमस जो दो गानों का जिक्र मैंने किया, गाया है, अमूमन हम धार्मिक समारोहों में लगातार सुनते रहे हैं। तो इसीलिए नरेंद्र चंचल काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और इस पे सवाल बन सकता है। या तो उनको गानों के लेके पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि नरेंद्र चंचल किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं जिनका हाल ही में निधन। आपको इनका नाम याद रखना। ठीक है, अब है अगला नाम भावना कंठ का। अगला नाम भावना कंठ का है। आप लोग लगभग 3-4 सालों से इस नाम को सुनते आ रहे हैं, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। भावना कंठ 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। ठीक है, और इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है इस साल के 2021 के गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को होती, उसमें हिस्सा लिया है। और यह पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने, ठीक है, गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया। ठीक है, पहली महिला फाइटर बन गई हैं। फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लिया। ठीक है, भावना भारतीय वायुसेना में 2016 में ही शामिल हुई थी और 2016 से ही चर्चा में रही। तो आपको ये याद रखना है कि भावना कंठ क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, महिला पायलट है, फाइटर पायलट है, और इन्होंने गणतंत्र दिवस जो 2021 में के जनवरी में हुआ है उसमें पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट हो गई, उन्होंने गणतंत्र दिवस में के परेड में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा, एक चीज़ और देख लेते हैं, जब फाइटर पायलट की बात हो रही है तो हम एक नाम और देख लेते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा। उसका नाम है आयशा अजीज। आयशा
आयशा अजीज। यह आयशा अजीज जो है वो 25 वर्षीय कश्मीरी महिला है, कश्मीरी हैं आयशा अजीज, जिन्होंने फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। वो फाइटर पायलट थी भावना कंठ, और ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। ठीक है, यह 2011 में ही, जब ये 15 साल की थी, तभी सबसे कम उम्र में यह छात्रा पायलट, ठीक है, बनने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो 2011 में ही, यानी जब ये 15 साल की थी, तभी ये सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, और सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है जो एक कश्मीरी। कौन? आयशा अजीज। इसीलिए यह चर्चा में है। तो कई बार महिलाओं, चूँकि आजकल महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का युग है, हम अपने देश की महिलाओं को भी तो के समान ही हर फील्ड में आगे बढ़ने का वकालत कर रहे हैं। तो इस समय जब ये बड़े नाम, जो अलग अलग फील्ड, जो कभी पुरुषों का फील्ड हुआ करता था, उसमें अपनी पहचान स्थापित, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो इस पे सवाल बन सकते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब अगला नाम है राहुल दुबे का। राहुल दुबे का, यह राहुल दुबे जो है, यह बेसिकली भारतीय मूल के अमरीकी, और एक पत्रिका है जिसका नाम है टाइम। यह टाइम पत्रिका जो है 1923 से ही पब्लिश होती है। और कहाँ की पत्रिका है? यूएस की ही पत्रिका है। यूएस के न्यूयॉर्क में का ऑफिस है। ये पत्रिका 1923 से ही पब्लिश होती है, अमेरिकन पत्रिका है। इस पत्रिका के द्वारा राहुल दुबे को हीरोज ऑफ 2020 सूची, हीरोज ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और इनको क्यों शामिल किया गया है ये भी जान लेते हैं। तो राहुल दुबे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और इन्होंने अमेरिका का जो श्वेत व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ था, ठीक है, पिछले साल, इसका नाम क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड, ये नाम एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा भी गया। किस अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई, जिसके बाद वहाँ नस्लीय भेदभाव को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, का नाम क्या था? तो ये नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। इन्हीं के हत्या के बाद, ठीक है, जब नस्लीय भेदभाव को लेकर बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे थे, तो लोगों के लिए वाशिंगटन स्थित अपने घर के दरवाजे इन्होंने खोल दिया था। ठीक है, वाशिंगटन स्थित अपने घर के दरवाजे अश्वेत लोगों के लिए खोल दिया। यानी यह सरकार के खिलाफ जो अश्वेतों को लेके, भेदभाव को लेके जो प्रदर्शन हो रहे थे, व्यायाम इन्होंने वोट किया था। इसीलिए इन्हें टाइम्स पत्रिका के द्वारा हीरोज ऑफ 2020 में शामिल किया, हीरोज ऑफ 2020 में शामिल किया। ठीक है, और इसीलिए यह चर्चा में, तो हमें इनका नाम जरूर याद रखना, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। अब अगला नाम जो आता है वो है आकांक्षा अरोरा का। यह आकांक्षा अरोरा जो है, यह भारतीय मूल की है। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की। इसके लिए यूएन महासचिव के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित। ठीक है, इसीलिए आकांक्षा अरोरा अभी चर्चा में रही।
और यह उम्मीदवारी उन्होंने कब घोषित की है? फरवरी 2021 में। यह बहुत ही चर्चित नाम है, चर्चित घटना है, इसलिए आपको याद रखना है। आकांक्षा अरोड़ा भारतीय मूल की हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की। वर्तमान में यह जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने इस जीएस क्लास में ही चर्चा कर ली है। यह जो संगठन है यूनाइटेड नेशन का संगठन है, ठीक है। इसी संगठन में यह लेखा परीक्षक समन्वयक के पद पे कार्यरत है, ठीक है। लेखा परीक्षक समन्वयक के पद पे वर्तमान में कार्यरत है और इन्होंने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की, इसीलिए चर्चा में है। इस पे प्रश्न बन सकता है, इसलिए जरूर याद रखें। दूसरा नाम है आर्या राजेंद्रन का। आर्या राजेंद्रन का। आर्या राजेंद्रन जो है वह तिरुवनंतपुरम, जो केरल राज्य की राजधानी है, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसकी मेयर बनी है। क्या बनी है? उसकी मेयर बनी है, महापौर बनी है। और इनकी उम्र महज 21 साल, और इन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया, ठीक है। अभी यह ग्रेजुएट भी नहीं है, यह अभी ग्रेजुएट भी नहीं है, महज 21 साल की है। और यह तिरुवनंतपुरम, जो केरल राज्य की राजधानी है, उसकी महापौर या मेयर चुनी। यह महज 21 साल की, और यह माकपा की मेंबर है। माकपा एक पार्टी है और उसी, यह लेफ्टिस्ट पार्टी है और इसी की यह, ठीक है। और यह सबसे कम उम्र में की चुनी हुई महापौर या मेयर है, सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र की चुनी हुई महापौर या मेयर है, जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन। और यह तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है। यह माकपा पार्टी से संबंधित है और एक महज 21 साल की, इसीलिए यह, इन पे किसी एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है और प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला नाम आता है बूटा सिंह का। अगला नाम किसका आता है? बूटा सिंह का। बूटा सिंह जो है वो गवर्नर भी रहे हैं। कहाँ के? बिहार के। बिहार के गवर्नर रहे हैं, यानी राज्यपाल रहे हैं। अभी यह 86 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, इसीलिए चर्चा में। गवर्नर के साथ साथ यह केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक। यह इंदिरा गांधी सरकार में भी, राजीव गांधी सरकार में भी और पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में भी मंत्री रहे, यानी यह कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और बिहार के गवर्नर रहे हैं तथा केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। यह 8 बार लोकसभा, 8 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। पहले सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो यह बहुत चर्चित राजनीतिक चेहरा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 3 अलग अलग सरकारों में, इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार या पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, यह मंत्री रहे हैं, यानी लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दूसरा, यह बिहार के गवर्नर रहे हैं और लगभग इनका जो राजनीतिक जीवन है वो 50 साल के आसपास, ठीक है। तो यह लंबे समय तक भारतीय राजनीति का
प्रमुख चेहरा या चर्चित चेहरा रहे हैं, इसलिए इनको याद रखना है। प्रश्न पूछ, ठीक है। इस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ऐसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि अभी बिहार राज्य के गवर्नर रहे ऐसे राजनीतिक नेता अभी गुजरे हैं, तो वो हैं बूटा सिंह के बारे में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। इन बूटा सिंह के बारे में कौन सी बातें सही, वो बिहार के गवर्नर रहे हैं, अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल इस पर बन सकते हैं। 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, तो इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। अब अगला नाम जो है वो भी राजनीतिक फील्ड का है, राजनीति के बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं और इनका नाम है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई यह असम के 3 बार 3 टाइम्स सीएम रहे हैं। 2001 से लेके 15 तक, 1 से लेके 2015 तक असम के सीएम रहे हैं, यानी 3 टाइम्स यह असम के सीएम रहे। और पीबी नरसिम्हा राव की सरकार में यह मंत्री भी थे। नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री या मिनिस्टर भी रहे। कौन से मंत्री थे? खाद्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे, यानी यह मंत्री भी रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पीबी नरसिम्हा राव की सरकार में, और 3 बार असम के सीएम रहे हैं, यानी यह चर्चित है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण रूप से चर्चित हैं क्योंकि 2021 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2021। इसी वर्ष इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में है। और क्योंकि अभी यह गुजर गए हैं, ठीक है, 86 साल की उम्र में नवंबर 2020 में, इसीलिए यह चर्चा में, ठीक है। और यह हमें जरूर याद रखना है कि 2021 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार है, तीसरा सबसे उच्च, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद यह पुरस्कार पद्म भूषण सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, जो इनको 2021 में मरने के उपरांत दिया गया। तो ये हमें याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और शायद किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया, तो हमें इस नाम को भूलना नहीं है, ठीक है। अगला नाम है के सीवान का। के सीवान का, इस नाम को हमने जीएस की क्लास में चर्चा भी किया था। के सीवान जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। के सीवान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी हैं और अभी यह चर्चा में बने हुए, ठीक है। इनको कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कर्नाटक के गवर्नर हैं, उन्होंने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की, ठीक है। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की है और यह उपाधि जो है विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको यह उपाधि दी, ठीक है। तो के सीवान को विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने प्रदान की है। और हम जानते हैं कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो वहाँ के गवर्नर होते हैं, किसी भी स्टेट का मामला, इसीलिए वहाँ के गवर्नर जो हैं वजुभाई वाला, उन्होंने ही
ये सिवान को यह उपाधि प्रदान की। ठीक है, यह विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो हमें यह नाम चर्चा में रहा है और हमें यह याद करके रखना है। ठीक है, अब अगला जो नाम है वो है भानु अथैया का। भानु अथैया का नाम आप लोगों ने स्टैटिक जीएस में बहुत बार सुना, लेकिन अभी यह कि इनका देहांत हो गया है, इसीलिए यह फिर चर्चा में है। और यह जो स्टैटिक जीएस में चर्चा का पार्ट रही है, क्योंकि यह भारत की पहली ऑस्कर विजेता, पहली ऑस्कर विजेता रही है। ठीक है, इसीलिए ऑस्कर जो है वो फिल्मों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, और यह भारत की पहली ऑस्कर विजेता रही है भानु अथैया। और यह किस चीज़ से जुड़ी रही है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर से। किससे जुड़ी रही है? कॉस्ट्यूम डिजाइन से जुड़ी रही है। मतलब फर्स्ट फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और यह किस फिल्म के लिए इनको दिया गया था? गांधी फिल्म के लिए। ये नाम कई बार आप लोग सुने होंगे, गांधी फिल्म के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, 1982 में। 1982 में जो गांधी फिल्म बनी थी उसी के लिए इनको ऑस्कर फिल्म पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार इनको अकेले नहीं मिला था, बल्कि एक और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, जॉन मेल्लो। कौन? जॉन मेल्लो। इन्हीं के साथ इनको ज्वाइंट ऑस्कर पुरस्कार मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। किस फिल्म के लिए? गांधी के लिए। ठीक है, इसीलिए अभी यह चर्चा में है, क्योंकि अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका मुंबई में निधन। ठीक है, इन्होंने लगान फिल्म के लिए भी, जो आशुतोष गोवारकर की के डायरेक्शन में बनी हुई मूवी थी मीर खान की, जो 2001 में आई थी, इसके लिए भी इनको नेशनल अवार्ड मिला था। और एक गुलजार की मूवी थी लेकिन, जो 1990 में आई थी, 1990 में आई थी, उसके लिए भी इनको नेशनल पुरस्कार मिला हुआ। यानी 2 बार यह नेशनल पुरस्कार विजेता भी रही, 2 टाइम्स राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल पुरस्कार विजेता भी रही हैं। इसीलिए इन पे प्रश्न बन सकता है, इसीलिए आपको यह याद रखना है। यानी जॉन मेलो के साथ इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और यह पहली भारतीय थी जिनको यह ऑस्कर पुरस्कार मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। मूवी थी गांधी। तो आपको यह नाम याद रखना, इस पे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अगला नाम है नसरुद्दीन शाह का। नसरुद्दीन शाह आप लोग जानते भी हैं, अभी भी यह फिल्म सिनेमा में एक्टिव हैं। बहुत मजे हुए अभिनेता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और नसीरुद्दीन शाह को अभी एक पुरस्कार मिला है, जिसका 2020 का पुरस्कार है यह। इसका नाम है आदित्य बिड़ला कला शिखर सम्मान। आदित्य बिड़ला कला शिखर सम्मान। इसीलिए यह चर्चा में, तो कई बार यह पुरस्कार पूछा जा सकता है कि आदित्य बिड़ला पुरस्कार 2020 का सम्मान जो है वो किस अभिनेता को दिया गया है? तो वो है नसरुद्दीन शाह। ये आपको याद रखना है, भूलना किसी भी हालत में। तो नसरुद्दीन शाह को यह पुरस्कार आदित्य बिड़ला कला शिखर पुरस्कार कब का? 2020 का दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला नाम फिल्म जगत से ही है, इसका नाम है सौमित्र चटर्जी। क्या नाम है? सौमित्र चटर्जी। यह सौमित्र चटर्जी जो है
दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी बहुत फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम है। यह प्रसिद्ध अभिनेता है, खासतौर से बंगाली अभिनेता हैं, एक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने लगभग 200 से अधिक मूवी में काम किया। प्रोड्यूसर भी हैं, यानी निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं, और लेखक और कवि भी हैं, यानी वह कवि भी हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे। और इनका अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये बहुत बड़े कलाकार थे, ठीक है। यह इनको 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इसीलिए और इनको पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जो अभी मैंने चर्चा किया था। यह तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है भारत का, पद्म भूषण। यह इनको 2004 में ही मिल चुका है, यानी यह बहुत बड़े एक्टर कलाकार थे, का अभी हाल ही में निधन हो, ठीक है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2011 में मिल चुका है, 2004 में यह पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और फ्रांस का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है सेविलियर ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर, ये भी उनको प्राप्त हो चुका है। इन पे सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, लगभग 200 से अधिक मूवी में काम कर चुके, ठीक है। तो इसीलिए यह चर्चा में है। प्लस वर्सटाइल या बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं और पोएट भी रहे हैं, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहे। और दादा साहब जैसे फाल्के पुरस्कार जैसे बहुत उच्च पुरस्कार, जो फिल्म जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो इनको मिल चुका है, तो इसीलिए चर्चा में रहे हैं, ठीक है। अब आता है अगला नाम विजय लक्ष्मी रमण का। विजय लक्ष्मी रमण। विजय लक्ष्मी रमण का नाम चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यह भारतीय एयरफोर्स की पहली विंग कमांडर रही, ठीक है। भारतीय एयरफोर्स की पहली विंग कमांडर रही हैं, जिनका अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में निधन हो। एयरफोर्स की विंग कमांडर रही हैं, जिनका अभी हाल ही में, यह 1972 में 1972 में विंग कमांडर बनी थी। हालांकि यह 1955 में आर्मी मेडिकल कोर के में कमीशन्ड हुई थी। 1995 में आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन्ड हुई थी, लेकिन 1972 में यह विंग कमांडर के पद पे प्रोन्नत हुई, ठीक है। यह पहली महिला अधिकारी है जो विंग कमांडर बनी थी, इसीलिए इन पे सवाल पूछा जा सकता है कि विजय लक्ष्मी रमण जो है क्यों चर्चा में रही थी। तो ये सीधा पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना पहली विंग कमांडर का हाल ही में निधन हुआ। 4 ऑप्शन में एक विजय लक्ष्मी रमण का भी नाम होगा, तो इसीलिए यह चर्चा में है, और चूंकि पहली हैं इसलिए पूछा। आपको ये नाम भूलना नहीं है, किसी भी हालत में याद रखना, ठीक है। अब अगला नाम आता है संजय सिंह का। संजय सिंह जो हैं, ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अभी वर्तमान में सरकार में है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और राज्यसभा के एमपी हैं,
ठीक है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा के एमपी हैं और राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। इनको ये अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। और यह गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए। कौन? संजय सिंह। और यह गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह गांधी पुरस्कार महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2020 का यह पुरस्कार संजय सिंह को दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के, ठीक है। यह पुरस्कार उनको इजराइल की एक बियर कंपनी के बोतल पे गांधी जी का चित्र लगाया गया था। उस चित्र को हटाने के लिए भारत के तरफ से जो कूटनीतिक हस्तक्षेप किया गया, उसमें संजय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। इजराइल देश की जो बियर कंपनी है, उसी के बोतल पे महात्मा गांधी का चित्र लगाया। तो चूंकि बियर की कंपनी है, नशा करने वाली कंपनी, ये ठीक नहीं था महात्मा गांधी का फोटो उस पर लगाया गया। तो भारत की तरफ से कुछ कूटनीतिक हस्तक्षेप किया गया और इसमें संजय सिंह का महत्वपूर्ण रोल था। इसीलिए संजय सिंह को यह गांधी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो हमें यह याद रखना है कि 2020 का गांधी पुरस्कार जो महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, संजय सिंह को दिया गया है, जो कि आपके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और राज्यसभा मेंबर भी है, ठीक है। अगला नाम है रतन टाटा का। रतन टाटा, ये पहचान के मोहताज तो है नहीं, आप सब लोग, हम लोग बचपन से इनका नाम सुनते रहे हैं। हर जगह टाटा कंपनी का, टाटा का लोगो भी हम लोग को याद है। टाटा बस, ट्रक, बस, बहुत सारी चीज़ें तो टाटा कंपनी बनाती है, ठीक है। हेड है रतन टाटा। रतन टाटा तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चूंकि प्राइज के कारण चर्चा में है और प्राइज के कारण ही इन पे प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, इसलिए हमको इसको याद रखना। एक इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। वह उसने एक पुरस्कार इनको दिया, इसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। और उनका वैश्विक नेतृत्व के कारण यह पुरस्कार इंडो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रतन टाटा को दिया। वैश्विक लेवल पे जो नेतृत्व दिया है लंबे समय तक, ठीक है। भारत के तो जब से हम लोग पैदा हुए तब से इनका नाम सुन रहे हैं, यानी लगभग 40-50 सालों तक इनका योगदान रहा है भारत की इंडस्ट्री में, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इंडिया और अमेरिका के साथ जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध बने हैं, उसमें भी इनकी अग्रणी भूमिका रही है, बहुत अच्छा नेतृत्व रहा है। इसीलिए उनको यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। इसके द्वारा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। किस लिए? भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए और ग्लोबल लीडरशिप में जीवन भर जो इन्होंने अपना काम किया है, जो अपनी भूमिका निभाई है, की उपलब्धि के लिए यह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है। यह पहली बार है जब इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा किसी व्यक्ति को, पहली बार किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार, यह सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है। इसीलिए चर्चा, और इस पर प्रश्न मुझे लगता है कि जरूर पूछा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा। क्यों? क्योंकि पहली बार यह प्राइज इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया, वो बड़ा नाम है रतन टाटा।
ठीक है, इस पे सवाल जरूर बन सकता है। अगला नाम है एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम है। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम है। यह भारतीय सिनेमा के महान गायक थे। कौन? बालासुब्रमण्यम। इसीलिए यह चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है? अभी यह का देहांत हो गया, इसीलिए यह चर्चा में। दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि इनका अभी देहांत भी हुआ है और अभी इनको 2021 में पद्म विभूषण जैसा 2021 का पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, यह 2021 में इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इसीलिए इस पर जो सवाल बन सकता है वह ये पुरस्कारों के श्रेणी में भी बन सकता है कि एसपी बालासुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार दिया गया हाल ही में। वो हो सकता है भारत रत्न, हो सकता है भारत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या कोई और पुरस्कार का नाम। तो चूंकि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, इसीलिए यह जानना जरूरी है कि एसपी बालासुब्रमण्यम को दिया गया। ठीक है, इससे पहले 2011 में इनको पद्म भूषण, 2001 में पद्मश्री भी मिल चुका है। 2011 में पद्म भूषण और 2001 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो यह बहुत महान गायक थे भारतीय सिनेमा के, और अभी सितंबर 2020 में ही इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इसलिए भी ये चर्चा में। और इन्होंने एक भाषा में नहीं, कई भाषाओं में, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हिंदी हो, इस सभी भाषाओं में इन्होंने पार्श्व गायकी या प्ले सिंगिंग, इसीलिए ये इन्होंने, इनकी मृत्यु जो है कोरोना के कारण, कोरोना के प्रभाव के कारण। तो हमें यह याद रखना है कि एसपी बालासुब्रमण्यम महान गायक थे और इन्होंने इतने सारे प्राइज, अभी 2021 का पद्म विभूषण भी इनको मिला है। तो सीधे सीधे ये भी सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्ट, या इनके नाम के साथ ये पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूर याद रखना। अगला जो नाम है वो नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना का, आयुष्मान खुराना बॉलीवुड एक्टर हैं। ये आप लोग को तो पता ही होगा, और इन्होंने कई सारी अच्छी मूवी थी, इसमें आर्टिकल 15 भी है। इस पहले भी मूवी आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ, बाला भी आए थे, तो बाल गिरने की समस्या पे थी, इसमें भी ये थे। बहुत अच्छी अच्छी मूवी इन्होंने दी है। और इनको न्यूटन मूवी आई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग की। इंडिया के फेमस एक्टर में से एक हैं। ये अभी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यूनिसेफ एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की यह संस्था है, जिसको, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 1946 में बनी है। ठीक है, ये संस्था, और 1953 में यह यूएन का पार्ट बनी। 1953 में यूएन का पार्ट बनी है, 1946 में इस्टेब्लिश हुई है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस में, यूएस के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और 192 देश इसके मेंबर हैं।
और ये इसका काम क्या है, ये बच्चों के अधिकारों को लेके बच्चों को सुरक्षित और अच्छा माहौल जिसमें उनका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो सके, इस तरह का पूरे वर्ल्ड लेवल पे माहौल बनाना, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करना, ये इस यूनिसेफ का काम है। ठीक है, और इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब? 1965 में। ठीक है, तो यह संस्था जो है यूनिसेफ, इसने बच्चों के अधिकार के लिए चलाया जा रहा है एक अभियान है जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड। यह अभियान है, इसी अभियान से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, यह उसके सेलिब्रिटी एडवोकेट बने। फॉर एवरी चाइल्ड जो अभियान है, जो यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है, उसी के सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना नियुक्त हुए हैं, और यह बच्चों से जुड़े हिंसा के खिलाफ जागरूकता पैदा करेंगे। ठीक है, और उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, आयुष्मान खुराना का इस अभियान से जुड़ने का उद्देश्य है वो यह है कि देश के हर बच्चे को एक सुरक्षित बचपन का अनुभव करा सके या उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए जागरूकता फैलाएं। तो आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के बारे में हम जान ही गए, उससे जुड़े हैं बच्चों के अधिकारों के लिए एक जो अभियान चलाया जा रहा है फॉर एवरी चाइल्ड, इसके एडवोकेट, सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो हमें यह नाम जरूर याद रखना है, भूलना किसी भी हालत में। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इससे कई बार या तो आता है या नहीं आता है, आप उसमें अप्रोच या तुक्का नहीं लगा सकते। आपको ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, कई बार लगता है कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार इसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे एक प्रश्न गलत हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि पीसीएस जैसे एग्जाम में एक प्रश्न गलत होने का मतलब क्या है? लगभग एक प्रश्न गलत होने से 1 से 1,500 बच्चे आगे पीछे हो। आपको एक प्रश्न भी गलती से गलत नहीं। ठीक है, अगला नाम है केशवानंद भारती का। आप लोग पॉलिटी में केशवानंद भारती का नाम एक बार नहीं सैकड़ों बार सुने, कितने बार आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा या रिवीजन किया होगा, आपने बार बार केशवानंद भारती का नाम। केशवानंद भारती का जो वाद था वो बेसिकली मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है या बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। और इस जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो केशवानंद भारती वाद में ही दिया गया। ठीक है, और यह केशवानंद भारती जो थे वो केरल से थे और इसीलिए इनके नाम पे है। और केशवानंद भारती अभी कुछ दिन पहले गुजर गए हैं, सितंबर 2020 में केरल में इनका निधन हो गया है, इसीलिए यह केस भी चर्चा में है। ठीक है, सितंबर 2020 में केरल में निधन, इसीलिए इनका जुड़ा हुआ केस भी चर्चा में आ गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार किस वाद में, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, तो वो है केशवानंद भारती। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति अभी मृत्यु के कारण चर्चा में थे, इससे जुड़े केस में जिससे जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, वो नाम है केशवानंद भारती। ठीक है, इस पे सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ। इससे जुड़ी हुई बातें थोड़ा जान लेते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी है, लेकिन चूंकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो ये कुछ और फैक्ट बातें चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है कि उससे भी प्रश्न। केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ कहिए, संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण किया गया। इसमें
13 मेंबर थे, यानी 13 सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और इस पे यह फैसला किया गया कि किसी भी स्थिति में संविधान का जो बेसिक संरचना है या मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर है या मूलभूत संरचना है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और संसद द्वारा इसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। यह फैसला जो है 1973 में आया था। कब आया था? 1973। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहली बार सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 13 सदस्यीय था, इसकी अध्यक्षता सिकरी कर रहे थे, जस्टिस सिकरी, सीजे सिकरी। ठीक है, उन्हीं के अध्यक्षता में यह 13 सदस्यीय बेंच बनाया गया था। इसी ने यह निर्णय दिया था, फैसला दिया था कि मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा इसमें परिवर्तन किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब अगला और अंतिम महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा कर लेते हैं। इनका नाम है कपिला वात्स्यायन। क्या नाम है? कपिला वात्स्यायन। यह कपिला वात्स्यायन जो है, ठीक है, यह किस फील्ड से जुड़ी हुई है? प्रख्यात कलाविद रही है और संस्कृति मर्मज्ञ रही, कलाविद रही है, आर्टिस्ट रही है। ठीक है, इनका निधन सितंबर 2020 में हुआ है, इसीलिए यह चर्चा। इनको 2011 में पद्म विभूषण यानी दूसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान मिल चुका है 2011 में। ठीक है, यह राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र की संस्थापक सचिव भी रही हैं। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र की संस्थापक सचिव भी रही हैं, इसीलिए यह चर्चा में थी। ठीक है, यह संगीत नाटक अकादमी की फेलो भी रही हैं और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो दिल्ली से BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इनका नाम था अज्ञेय। इनकी पत्नी रही है। ठीक है, और अज्ञेय का पूरा नाम, जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहा है। उन्हीं की पत्नी रही है कपिला वात्स्यायन। यह खुद भी प्रख्यात कलाविद रही हैं, संस्कृति मर्मज्ञ रही हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुकी हैं और राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र के संस्थापक सचिव। और एक और बात है, 2006 में यह राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। इसीलिए इनको नियुक्त किया गया था कला के लिए। 12 जो सदस्य साहित्य कला और सब चीज़ों के लिए मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उसी में इनका भी 2006 में मनोनीत की गई थी राज्यसभा के लिए। ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी रही हैं, इसलिए ये चर्चा में रही हैं और इनका निधन सितंबर 2000। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे, व्यक्तित्व थे जो पिछले 6 से 8 महीनों में चर्चा में रहे हैं और जिन पे प्रश्न बन सकता है। आपको ये नाम याद रखने हैं। हम इसी तरह और भी कुछ नियुक्तियाँ और भी कुछ नाम समय के साथ लेते हुए आएंगे क्लास में और इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर सीधे सीधे प्रश्न बनता है और इसमें आप अप्रोच नहीं लगा सकते, या तो आता है या नहीं आता है। आपको ये छोटे छोटे चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि PCS लेवल पे फैक्ट्स
बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आपको कि हर चीज़ कंसेप्ट के थ्रू नहीं, बहुत सारी चीज़ों को याद भी करना पड़ेगा, कायदे से रटना भी पड़ेगा। आप ये दोनों काम, जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत है वहाँ कंसेप्ट, जहाँ फैक्ट की ज़रूरत है वहाँ फैक्ट, दोनों तरीके से अपने आप को तैयार करना है, ताकि एग्ज़ाम्स में किसी तरह का हर्डल या प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप 100% सेलेक्ट हो, हमारी कोशिश यही है कि वो बेस बना के आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, हम अगले क्लास में फिर नया टॉपिक करंट अफेयर्स के इस क्लास में लेकर आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।